नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो गंगा जी नहाने वाले पंडित जी की जो कहानी थी, जिसका पहला पड़ाव पूरा हो गया था, अब अगले पड़ाव की तैयारी कर रहे हैं चलने के लिए दूसरे दिन, तो उसी के बारे में आज वृतांत में सुनाने जा रहा हूँ। इनके कुछ पात्रों के मुझे नाम याद नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा करना। और बाकी जितनी भी मुझे याद है, क्योंकि ये बहुत पुरानी, बहुत समय से छोटे बचपन के अंदर ये सुनी गई कहानियाँ हैं, जितनी मुझे याद है वो उसी तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दूसरे दिन पंडित जी और गंगू नाई दोनों के दोनों अपने सफ़र की तैयारी कर देते हैं। और पंडित जी घोड़े बैठ जाते हैं और वो घोड़ा पकड़ के आगे आगे चल देते हैं, गंगा जी के नहाने के रास्ते पे, गंगा जी के रास्ते के लिए चल देते हैं। पूरा दिन सफ़र करने के बाद वो संध्या के समय में एक अन्य नगरी के बाहर जाके रुक जाते हैं वहाँ। और पंडित जी बोलते हैं कि भाई आप जाइए, कि इस नगरी पास में ही नगरी है, आप जाइए और इसके अंदर से जो राशन पानी है अपना भी और घोड़े के लिए भी ये सब लेके आ जाओ। तब तक मैं भी अपने स्नान ध्यान कर लेता हूँ और फिर भोजन वगैरह करेंगे। आने के बाद आराम से बना बुनो के खा के या विश्राम करेंगे। अगर कुछ देखना है तो जो है वो भी देख के आ जाना। तो अब गंगू नाई अब विश्राम कर दिया, घोड़े को छोड़ दिया घास का चरने के लिए। वो आसपास में जो घास थी उसमें लंबा रस्सा बांध के और पेड़ के बांध के वो चल दिया अपने नगरी के अंदर राशन पानी लेने के लिए। पंडित जी अपना स्नान करने लग गया और इस तरह पंडित जी अपनी दिनचर्या में जो भी है संध्या भजन के लिए लग गया, तैयारी करने लग गया। और वो गंगू नाई है वो उस नगरी के अंदर चला गया। वहाँ जाके राशन पानी खरीदता है तो देखता है कि बाज़ार के अंदर क्या एक व्यक्ति गले के अंदर मरी हुई नागिन डाली हुई है, जो सूख गई है, काफ़ी पुरानी हो गई है, बहुत समय से मरी हुई लग रही है। और उसको ये बोलता है, हाय मेरी नागिन, हाय मेरी नागिन, ऐसे आवाज़ देता रहे और विलाप करता रहता है। तो उसने अपने सामान राशन पानी जो कुछ लेना था ले लिया और कहीं उससे पूछा भी, भाई ये ऐसे नागिन को गले में लटका के और ऐसे ऐसे क्यों विलाप कर रहा है? तो वो बोले, भाई हमें नहीं मालूम, आप ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अपना राशन पानी लो, चलता बनो, जो कुछ चाहिए वो ले लो, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम और ना यहाँ कोई बताएगा आपको। अब उसको गंगू को याद आया, अब भाई मेरे को तो पंडित जी से पूछ लेना, अगर वो नहीं बता पाया तो मैं वापस घर चले जाऊंगा। उसको तो बड़ी खुशी हो रही है, फिर अकबर हो सके इसके बारे में तो इसका राज नहीं बता सकेंगे पंडित जी, तो मैं अपने वापस घर चला जाऊंगा। अभी वह आता है, आके अपने घोड़े को न्यार फूस जो भी दाने लेके आया था, चने वगैरह, दाल वगैरह चने वो डाल देता है और अपना स्नान करके और पंडित जी का अपना खाना बनाना शुरू कर देता है। वो जंगल में लकड़ियाँ तो काफ़ी थी उस लकड़ियों पे अपने एक चूल्हा बना के और अपने खाना बना लेता है। और खाना बनाने के बाद पंडित जी को बोलता है, पंडित जी आ जाओ, वो गरम गरम भोजन कर लो। और पंडित जी पहले भोजन कर लेता, तब तक वो गरम गरम रोटी सेकता रहता है। अभी वो पंडित जी खाने के बाद अब वो खुद भी अपना खाना खाने लग जाता है और बची हुई रोटी वही फिर अलग अलग बांधने लगता है। तो फिर पंडित जी बोले, भाई ये अलग अलग क्यों कर रहा है? तो बोला कि महाराज ऐसी चीज़ देख के आए हो, ना आप बता पाओगे ना हम साथ जाएंगे। पंडित जी बोले, भाई ऐसी क्या है? अगर ऐसा है तो सवेरे हो जाएगा, अलग अलग क्या बात है, उसमें क्या है? अगर अलग अलग रास्ते होने हैं तो ये खाना तो अलग अलग सवेरे भी हो सकता है। आप हमारी आपकी शर्त यही है कि भाई हम नहीं बता पाएंगे तो हम वहीं से आप वापस हो जाओगे और हम आगे चले जाएंगे, अपना और प्रबंध करेंगे, देखेंगे जो भी कुछ होगा। तो ठीक है। अभी वो बोला कि भाई ठीक है, अभी खाना खोना बांध दे, इधर आया, हुक्का भर ले। और हुक्का भर के भाई मेरे पैर पूर भी दबा, थक गया दिन भर का। तो अब वो गंगू नाई जो है वो हुक्का भर लेता है और पंडित जी को देता है और उसका चार पाए बैठ के पंडित जी के पैर दबाने लग जाता है।
और पंडित जी जैसे हुक्का पीना शुरू किया और उसके बाद वो बोलने लगे, हाँ भाई क्या नगरी में क्या देख आया जो मैं ना बता पाऊँगा, आप बताइए मुझे। तो बोलता है, महाराज मैं इस नगरी में गया ना तो मैं क्या देखता हूँ, बाजार के अंदर गलियों के अंदर जो भी घूम रहा है एक व्यक्ति जिसको पुराने कपड़े फट गए सब कुछ हो, और वो एक सूखी सांप को लटका के गले में और ये कहता घूम रहा है कि हाय मेरी नागिन, हाय मेरी नागिन। तो जिससे भी पूछा उसी ने मना कर दिया, भाई हमें नहीं मालूम, ये बहुत पहले से ऐसे ही घूम रहा है, क्या बात है क्या नहीं हमें नहीं मालूम। तो पंडित जी बोला कि बस ये बात है, बोले हाँ। तो बोले ध्यान से सुन। बोले क्या? बोले एक राजा था, मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं इनके अन्य सूत्र के या पात्रों के नाम भूल गया हूँ, क्योंकि मैं ये बहुत छोटे पने में बचपन में के नाम ये सुनी हुई कहानी है जिसको बार बार रिपीट तो कभी किया नहीं, तो जितनी जिस तरह से याद है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो अभी वो एक राजा था, वो बहुत अच्छा नेक राजा था और उसकी रानी भी बहुत नेक थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने के कारण वे दोनों दुखी रहते थे। और एक समय ऐसा आ गया कि प्रजा के कोई भी व्यक्ति ये उसे जैसे ही सुबह सुबह दर्शन भी कर लेते तो माथे में तोड़ी डाल लेते थे, यानी कि अशुभ समझ गया कि भाई ये किसके दर्शन हो गए, निर्भाग्य के दर्शन हो गए, ऐसा मतलब होने लग गया था। तो ये राजा ने और रानी ने ऐसा ऐसा महसूस किया तो राजा को बहुत तकलीफ़ होने लगी। तो रानी को कोई तो राजा का दुख देखा नहीं गया। एक तो वो खुद भी मतलब दुखी है कि भाई मैं माँ नहीं बन पाई और इस राज को कोई उत्तराधिकारी नहीं दे पाई हूँ अभी तक। तो दूसरे ये राजा भी दुखी है, तो उसका दुख क्या करें। अब रानी ने परेशान होकर एक काम करे, एक दिन राजपुरोहित को बुलवा लिया अपने घर पे और रानी ने राजा का दुख दूर करने के लिए एक टेम्परेरी उपाय दे सूझा और उस पुरोहित से ये बोले कि भाई आप ऐसा करना, और जो भी बांधी वगैरह उसके पास रहती थी दासी वगैरह, उनको सबको बता दिया कि भाई हमारी ये गुप्त बात है, ये बाहर नहीं जानी चाहिए। और पंडित जी को ये बता दिया कि भाई पुरोहित को कि आप जब भी मैं जो कोई आपके पास फरमान भेजूँ ना उसके बारे में आप, अकबर रानी ने ये कहा है कि आपको ऐसे बोलना है तो वैसे ही करना, यानी कि मेरे पुत्र की एक मैं सूचना भेजूँगा तो आपको ये सिद्ध कर देना है कि हाँ इसके पुत्र है हुआ है, और उसका मतलब नामकरण वगैरह जो भी करवाएंगे वो करवा देना, लेकिन उसमें ये पत्र में ये बता देना है कि भाई 16 वर्ष तक अपने किसी का ये दर्शन नहीं कर सकता। अगर 16 वर्ष की आयु से पहले किसी ने अन्य की नज़र पड़ गई इस पर तो ये मृत्यु हो जाएगी इसकी। ऐसा कुछ बताना जो, ताकि मतलब सब लोगों को विश्वास हो जाए और मतलब मेरे ऊपर भी दबाव ना रहे दिखाने का या लड़के को राजकुमार को बाहर निकालने का। तो बोला ठीक है। ये एक मतलब झूठा प्रोपगंडा चलवाया दिया रानी ने राजा को, मतलब ताकि और पब्लिक भी उसको मतलब दुखी ना करे, मतलब नफरत ना करे, आप आगे ना समझे। ऐसा करके रानी ने एक बार मैसेज भिजवा दिया भाई रानी प्रेग्नेंट हो गई है, तो वो गर्भवती है रानी। तो भाई उसी हिसाब से वो चलते रहे। 9 महीने के बाद में बोले भाई हाँ रानी का लड़का हुआ है, बांदी वगैरह ने कह दिया कि बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। पंडित जी के पास भेजा गया, पुरोहित ने वगैरह जन्म पत्रा उतरा देखा, वो तो ये रानी से पहले ही मिली भगत हो गई थी, बता दिया था। तो उसका पता है कि भाई बेटा तो आपका अच्छा है, लेकिन क्या है कि उसको एक उसके कुंडली के अंदर एक दोष है। क्या? अब वो 16 वर्ष की आयु से पहले ना उसको कोई देख नहीं सकता, माँ के अलावा बाहर या व्यक्ति कोई भी नहीं देख सकता। अगर किसी का ने देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये उसमें कुंडली में बड़ा दोष है। तो अब वो बोले ठीक है भाई,
इंतज़ार करेंगे 16 वर्ष तक। तो 16 वर्ष के बाद ही इसके जो भी है वो होगा सब कुछ, जो भी नामकरण वगैरह जो भी कुछ रखना है, तो तभी पूरी खुशी मनाई जाएगी जब 16 वर्ष का ये समय बीत जाएगा, क्योंकि वो समय कष्ट का है इस समय तक। तो इस बारे में ज़्यादा न खुशी मनानी है और न कुछ। तो बोला ठीक है। और फिर राजा ने ये तो सारी नगरी के अंदर खुशी फैल गई। भाई राजकुमार पैदा हो गया है, राज का रखवाला आ गया है, कोई नया राजकुमार पैदा हो गया राजा के। बहुत खुशी हुई, बधाई हुई, सब कुछ नगर में मिठाई उठाई भी बांट दी गई, सारा ठीक सिस्टम जैसे होता है वैसा करते रहे। अभी धीरे 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 और रानी मतलब भगवान की बहुत भक्ति करती थी। तो न और ये कह रही, हे भगवान मैंने ये बात बता तो दी झूठ मूठ, अकबर मैं गर्भवती हूँ और मेरा बच्चा हुआ, लड़का हुआ है इस तरह, लेकिन अगर ये जिस दिन ये बात की पता चलेगा पब्लिक को, जो 16 साल के बाद ही सही, और राजा को, तब क्या बीतेगी। तो वो ये कर कर के भगवान से अरदास कर रही, रोज़ मतलब प्रार्थना करती, हे भगवान किसी तरह मेरी नैया पार करना, हे मेरी लाज रखना प्रभु। और भगवान की भक्ति में वो हो जाती, और वो धीरे 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 सूखती चली गई, खाने पीने की त्यागती चली गई, बहुत कम खाती, गुजारा माफी, और बस इसी फिक्र में, चिंता फिक्र में रहती कि भगवान किसी तरह से ये मेरे को ये लाज रखी जाए और मेरे ये सचमुच का मेरे पुत्र को ही आ जाए, कैसे भी हो, आप ही प्रभु कर सकते हो ये कृपा। मैंने तो ये झूठ बोल दिया, अभी उसको सत्य आप ही को करना है। ऐसे करते करते जब 16वां साल आ लिया तो भाई हाँ ये राजकुमार आएंगे आएंगे आएंगे, तो फिर रिश्ते भी आने लग गए। भाई पता चले भाई फलाने राजा के, बोला बहुत सुंदर है, लड़का भी बहुत सुंदर है राजकुमार। तो अब रिश्ते आने लग गए, दूसरा राजा के राज से रिश्ते आ गए उसके शादी के लिए। तो पहले तो जल्दी हो जाता, बाल विवाह ही हो जाते थे। तो रानी ने फिर रिश्ते उश्ते के लिए बातचीत किया, तो रानी से राजा ने सलाह लिया, तो फिर उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ले लो रिश्ता, ले लो रिश्ता ले लो, शादी ब्याह तय हो गया। 16 वर्ष की आयु के बाद ही बोले जाएगा, तब तक ये मतलब पालकी में ही रहेगा मेरे पास ही। तो वो बारात चल दी, बारात चल दी, और वो 16 वर्ष नज़दीक ही जा रहे थे पूरा होने में। तो वो बारात लेके चल दी है। बोला ठीक है, जब तक 16 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 2 दिन 3 दिन बाकी थे, तो वो तब तक वहाँ पूरे हो जाएंगे। अब वो जा रहे हैं तो पैदल के, उस समय पता है पहले के पैदल के ही रास्ते थे, या अर्थ बैल गाड़ी घोड़ा इत्यादि से ही जाते थे। तो ऐसे ही बारात का पीछे पीछे जैसे राजा के रथ है वो आगे आगे चल रहा है, पीछे रानी के पालकी भी साथ में लेके चल रहे, पालकी में रानी बैठी हुई है और बारात पीछे पीछे चल रही है। जो अभी सिपा सालार वगैरह चारों ओर पहरे के लिए रख गए हुए हैं, वो आगे आगे रास्ता भी देखते जा रहे हैं, कोई खतरा तो नहीं, सब चीज़ के ध्यान रखते हुए आगे आगे भी सेना चल रही है, और पीछे बाराती भी चल रहे हैं, और पीछे भी सेना लग रही है, चारों ओर उसका प्रबंध करके चल रहे हैं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, रातें बीतती गई। एक दिन वो जब नज़दीक आने लग गया, वो जो ससुराल जो बताते हैं कि जहाँ दूसरे राज में, राजा के राज में वो शादी होने वाले थे उस राजकुमार की, तो अभी उस दिन क्या हुआ है कि वो बहुत मतलब सब सो जाते हैं, तब रानी अरदास कर रही है, हे भगवान किसी भी तरह से मेरी नैया पार कर देना, मेरी और मेरे राजा की इज्जत बचा के रखना, और मेरे से तो आज ये ऐसा ऐसे झूठा बोल दिया गया और ऐसे ऐसे बात है। उसी समय राजा बादशाह और उनकी रानी मतलब जो नागिन थे, वे दोनों के नाम वहाँ पे अपनी मणि रख के वहाँ वो अपने किलोल कर रहे थे, मतलब खुशी मना रहे थे, बहुत नाच रहे थे, खुश होके मनोरंजन कर रहे थे। उसी समय उसके क्या नाम इनके आवाज़ सुनी, तो ये पास में ध्यान लगा के दोनों के दोनों अब वो पालकी के नज़दीक जाके और इनका पूरा ध्यान से सुना, और
उसके बाद में नागिन को मतलब बड़ा तरस आ गया, उसकी कहानी सुन के, दुख भरी कहानी सुन के तरस आ गया। और राजा बादशाह से बोले कि महाराज आप ये काम करो। बोला कि हे भगवान, मेरा किसी तरह भी फेरा फिरवा दे, एक बार दर्शन ये हो जाए अकबे हाँ राजा के लड़का हुआ था, बेशक फिर वो चला जाए, लेकिन एक बार मेरी लाज बची रहे, मैं झूठी भी ना हूँ और ये फेरे फिर जाए किसी तरह से। उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों ना वे कोई राजा को है, फिर कोई गिला शिकवा नहीं, बस ये रीति रिवाज पूरी हो जाए एक बार, ताकि हाँ भाई वास्तव में राजकुमार है। तो राजा बादशाह को उसने, रानी ने उसकी ने मतलब जो ये जो कि मनुष्य के रूप भी धारण कर लेते थे, पहले बताते हैं इनके पास ये। और तो राजा बादशाह को उसने बोले, कहा रानी ने उसके, राजा बादशाह की ने, नागिन ने बोला कि महाराज ये हमसे तो ये दुख देखा नहीं जाता इस बेचारे का, तुम आप ऐसा करो, इसका ये काम पूरा कर दो, ये शादी का फेरे करवा के ले आओ, वापस आवेगा ना जब यहीं आप यहाँ का आ जाना, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है, वापसी में मैं यहीं मिलूँगी और आप आ जाना, इनका फेरे फारे पूरा करवा के इसकी लाज रह जाएगी और वो काम भी इसका पूर्ण हो जाएगा, जो भी शादी ब्याह होनी है वो भी कर ले आऊँ। तो बोले ठीक है, रानी के कहने से वो चला गया और नागिन के कहने से। अभी वहाँ गए, जाके अपने भाई जो भी रीति रिवाज के मुताबिक, भाई अब तो लड़का को बाहर आना ही था, 16 साल भी हो गए। अब देखा तो अब राजा बादशाह एक बहुत खूबसूरत 16 साल का बच्चा बन के क्या नाम बैठा हुआ था। तो वो बोला कि देखो भाई राजा का लड़का तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सब देख देख के खुश हो गए। अक भाई इतने लेट हुआ लेकिन हुआ बहुत सुंदर लड़का, बहुत अच्छा। तो अब वहाँ लड़की वाले की तरफ से भी राजा के यहाँ जो भी लड़कियों की सहेली वगैरह जो भी औरतें देखे वो अभी बहुत बड़ाई करने लगी है, भाई बहुत सुंदर दूल्हा आया है, राजकुमार बहुत सुंदर है। तो अब वो वहाँ क्या नाम है, फेरे की रस्म पूरी हो जाती है और दूसरे दिन क्या नाम या तीसरे दिन जो भी कार्रवाई हो, वहाँ शादी ब्याह की विदा वगैरह हो जाती है। तो उसके बाद जब वापस आते हैं और जब उसी पड़ाव पे आते हैं तो वो राजा बादशाह उसको बोलता है कि माता मैं तो देखो आपका प्राण पुगा दिया, अभी मैं तो यहाँ वापस जा रहा हूँ। तो वह फिर हाथ जोड़ के कहती है, बेटा जब इतना काम मेरी लाज इतनी रख दी तो एक काम करो, मेरे को नगरी तक और पहुंचवा दे इसको, जो वहाँ की जो रस्म है ना एक बार गांव में जाने की, वो पूरी और करवा दो। तो नागिन से उन्होंने सलाह ले ली अपने। तो नागिन ने इशारा कर दिया कि ठीक है करके आ जाना। अब वो चल दिए, 2 दिन 3 दिन में जो भी पहुंचना था वो अपने घर पहुंच गए। पहुंचने के बाद में वो वहाँ के रस्म पूरी होगी। तो उसके बाद बोला कि मैं तो ये रस्म पूरी होगी, अभी सबने यहाँ नगरी ने भी पूरे दर्शन कर लिया, मैं चलूँ, अब तो आपकी सारी लाज रहेगी और अब मुझे जाना है वापस। बोले कि बेटा थोड़ा दिन और रुक जाऊँ। अब ये थोड़ा दिन रिक्वेस्ट करती हुई ऐसे ही रोकती रही और इतने में उस लड़की से, मतलब जो रानी जिससे शादी करके लाया था, अब राजा बादशाह का उससे बहुत गहरा संबंध बन जाता है उसका। अब उसका वो भूल गया, अपनी नागिन को भूल गया कि मैं क्या था और मैं कहाँ आ गया हूँ और कैसे हूँ। और धीरे धीरे क्योंकि वो रानी म्याद बढ़वाती रही रिक्वेस्ट कर करके और वो मानता रहा और अंत में उसके प्यार में जब खो गया, नई शादी हुई थी तो उसके प्यार में वो खो गया और फिर वो भूल गया कि मेरे कोई रानी भी है ना या नागिन है और मैं नागू, मुझे जाना है वापस, वो सब भूल गया। और उसने क्या काम किया कि वो वहीं रुका रहा। अभी वो नागिन जाती है वहाँ तलाश करती अभी वहाँ जाती क्या देखती है कि वो रोज़ सोचती है कि इस औरत को मैं जाके डस लूँ, लेकिन वहाँ जब जाती है तो उन दोनों की मतलब
पति पत्नी की जो बातें चलती है ना, उसको सुन सुन के, उनके प्यार भरी बातें सुन के ना, रानी फिर मतलब तरस खा जाती है वो नागिन, और उसको डसने के बजाय वापस हो जाती है। ऐसे कई दिन बीत गए उसको। अंत में एक दिन दृढ़ निश्चय करके चल गई कि आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं इसको डसूंगी। उस दिन क्या है कि वो राजा की तलवार वहीं तलवार नीचे रखी हुई थी, कटार लटकी हुई थी, और वो क्या नाम नागिन वहाँ जाती है उसको डसने के चक्कर में, लेकिन उनकी वही प्यार भरी बातें चल रही है, और ये नागिन अपने ध्यान से सुन रही है, और उसके बातों को सुन के उसको ऐसा लगता है कि भाई अब तो तेरा मतलब जीना ही बेकार है, क्योंकि ये तो इसमें गुम हो गया, इसे खो गया, इसको ये सुध ही नहीं रही राजा को कि मैं मेरी नागिन या मेरी रानी है कोई, राजा बादशाह को। तो इसलिए मेरा का तो जीने का कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए वो अपने वो कटारी के ऊपर फण मार मार के अपने आप को ख़त्म कर लेती है। और जब वो सुबेरे उठते हैं तो देखते हैं कि वो नागिन वो को लहूलुहान हुई पड़ी है और वो मर गई है। तब राजा बादशाह को ध्यान आता है कि ये मेरी नागिन है जो रानी थी मेरी, वो मेरी रानी है। उस समय ही वो उसे लेके अपने गले में डाल के तब डोलता रहे, मेरी नागिन यो क्या किया तूने, है मेरी नागिन, है मेरी नागिन। उसका मृत्यु के विलाप करने लग जाता है, और तब से वो फिर वो बस ऐसे ही घूमता रहता है, हाय मेरी नागिन, हाय मेरी नागिन, हाय मेरी नागिन। तो भाई बताइए कहानी आपको जची या नहीं जची, ये बात सत्य लगी कि नहीं लगी? बोले महाराज बात तो बिल्कुल दमदार है। तो बोले कि भाई ठीक है, फिर दमदार है तो फिर अगले की कल की तैयारी कर, जाके सो जा, हैं कल फिर चलेंगे फिर अगले, और फिर आगे अगले पड़ाव पे जो कुछ देखना हो वो देख लेना। तो इस तरह से ही हमारे मतलब रास्ता कटता रहेगा, जहाँ जहाँ तक का हमारा आपका साथ रखा है, तब तो या तो सफ़र पूरा कर लेंगे, अगर हम आपकी बात बता देंगे तो पूरा सफ़र कर जाएंगे, दोनों साथ ही रहेंगे। अदरवाइज़ आप जहाँ भी मैं ना बता पाऊँगा वहीं से आप वापस हो ही जाओगे, हमारी शर्त रखी गई है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, और इस अगर अच्छी लगी हो तो कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इस तरह की कोई भी और अन्य कहानी जो मुझे याद है वो सुनाता रहूं। जय हिंद दोस्तों।